दो दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 25। चारों तरफ सायरन की गूंज, अस्पताल का गलियारा, सफ़ेद दीवारें और तनाव में भागते स्टाफ के कदम। स्ट्रेचर पर आशी को लाया जा रहा था, बेहोश, चेहरा अब भी कालिक से सना हुआ, लेकिन उस पर सिर्फ स्याही नहीं थी, बल्कि एक गहरी चोट का एहसास था, आत्मा पर लगी चोट। काजल रोती हुई उसके साथ साथ दौड़ रही थी। डॉक्टर, प्लीज जल्दी, उसकी सांसें। डॉक्टर तेजी से आदेश देते हुए बोले, बीपी लो है, शॉक में है, फौरन आईवी स्टार्ट करो, ईसीजी मशीन लाओ। ऊषा जी भी काजल के साथ थीं। कुछ देर में जसवंत जी और सौरभ भी वहां पहुंच जाते हैं। आईसीयू के बाहर वो तीनों टेंशन में होते हैं। सौरभ के आते ही काजल उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। ये सब क्या हो गया सौरभ? काजल, हिम्मत रखो, आशी को कुछ नहीं होगा, सौरभ उससे बोला। अनिरुद्ध तेजी से पहुंचता है, आंखों में गुस्से और बेचैनी की मिली-जुली आग। उसके पीछे अंकुर, जो फोन पर लगातार बात कर रहा था। अनिरुद्ध काजल से बोला, आशी ठीक है ना? काजल सिसकते हुए बोली, कुछ बोल नहीं रही, डॉक्टर कह रहे हैं कि ट्रॉमा है, कुछ देर और लेट होते तो। अनिरुद्ध आशी को आईसीयू के दरवाजे के पार देखता है। उसका नाजुक शरीर मशीनों से जुड़ा और एक अजीब सी खामोशी। आशी की ऐसी हालत देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो फौरन वहां से चला जाता है। अंकुर भी उसके पीछे जाता है। सांची, यश और अंशुमन भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सांची वहां आते हुए बोली, हमारी बच्ची ठीक है ना? काजल भाभी सांची की ओर देखकर आईसीयू की तरफ इशारा करके अपना सर झुका देती है। सांची, यश और अंशुमन उस ओर देखते हैं। मशीनों के बीच आशी को घिरा देखकर सांची खुद को संभाल नहीं पाती। उनके कदम लड़खड़ाते हैं कि तभी ऊषा जी उसे संभालते हुए बोली, सांची, संभालो खुद को, आशी को कुछ नहीं होगा, हमें आशी की हिम्मत बनना है, उसकी कमजोरी नहीं, है ना? सांची की आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। वहीं यश, अपनी बेटी को ऐसे देखकर उन्हें वो पल याद आ जाता है जब आशी उसकी ओर देख रही थी और उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया था। उनकी आंखें भी भीग जाती हैं। तभी जसवंत जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देते हैं। अंशुमन भी अपनी दी की हालत देखकर बिलख उठता है। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। दूर कहीं एम्बुलेंस की आवाज़ हल्की सी गूंज रही थी। हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर की बैल्कनी में अनिरुद्ध अकेला खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, पर भीतर ज्वालामुखी दधक रहा था। उसके एक हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसने कई मिनट से उसे देखा भी नहीं। उसकी सांसें तेज थी, जैसे अंदर कुछ फूटा हो, पर बाहर अब तक सब ठंडा दिखाने की कोशिश। दरवाजे पर अंकुर आता है। थोड़ा हिचकिचाते हुए वो बोला, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की गर्दन नहीं घुमाती, बस हल्का सा सिर हिलाता है। अंकुर पास आकर धीरे से बोला, तू यहाँ क्यों आ गया? भाभी को तेरी ज़रूरत है। अनिरुद्ध ने गहरी आवाज़ में कहा, उसे मेरी जब ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था। मैंने उससे वादा किया था कि कोई तकलीफ़ उसे छू भी नहीं पाएगी, पर देख उसके चेहरे पर क्या पोत गए वो लोग। सिर्फ कालिख नहीं थी वो अंकुर, उसके हर सपने पर, हर आत्मविश्वास पर एक जिंदा तमाचा था। अनिरुद्ध, भाभी बहुत हिम्मत वाली है और तेरे साथ है, वो उठेगी। तू उनका सबसे बड़ा साहस है, तू उनकी हिम्मत है। तू ऐसे कमज़ोर पड़ेगा तो भाभी को कौन संभालेगा? तुझे भाभी का आत्मसम्मान वापस दिलाना है भाई। तुझे उन सभी को सज़ा दिलाना है जिनकी वजह से भाभी की आज ये हालत है, अंकुर बोला। अनिरुद्ध अपनी मुट्ठी कस लेता है, जबड़े भींचे हुए। वो बैल्कनी की रेलिंग को पकड़ता है जैसे खुद को संभाल रहा हो। तूने सही कहा अंकुर, मैं ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अब मैं सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अब मैं उसे दोबारा जीना सिखाऊंगा। उसे वो पहचान दिलाऊंगा जिसे ये दुनिया चुरा नहीं सकेगी। और मैं हर कदम तेरे साथ हूँ भाई। ये साजिशें, ये लोग, सब झुकेंगे, अंकुर उससे बोला। अनिरुद्ध की आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ संकल्प है। वो अपने चेहरे पर आए बाल को हटाता है और अंदर आईसीयू की ओर चल पड़ता है। आईसीयू में डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर बोले, पेशेंट अब स्टेबल है, लेकिन मानसिक रूप से गहरे सदमे में है। वो बात नहीं कर रही, रिएक्ट भी नहीं कर रही। उसे कुछ दिन काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। उसे अकेला मत छोड़िएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। अनिरुद्ध डॉक्टर की बात सुनता है, फिर अंदर जाता है। आशी की आंखें खुली हैं, लेकिन वो कहीं और देख रही है, खाली। वो सांस ले रही है, पर जिंदा होने जैसा कुछ नहीं है उसके चेहरे पर। अनिरुद्ध उसके पास कुर्सी खींचता है, चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखें आशी के चेहरे पर टिक जाती हैं। अनिरुद्ध धीरे से, एकदम नर्म आवाज में बोला, मैं जानता हूं
जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर नहीं, आत्मा पर किया गया हमला था। लेकिन सुनो, ये लड़ाई अब तुम्हारी नहीं, हमारी है। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेता है, बहुत धीरे से, जैसे टूटी चीज को संभालते हैं। तभी आशी अपना हाथ उससे झटक देती है और कांपते हुए बोली, दूर, मेरे पास मत आना, दूर रहो, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अनिरुद्ध उसकी ओर हैरानी से देखता है। तभी आशी चिल्लाते हुए बोली, जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, जाओ, दूर रहो। वो डर से कांपने लगती है और छटपटाने लगती है। अनिरुद्ध उसे संभालने की कोशिश करती, लेकिन आशी शांत ही नहीं हो रही थी। तभी नर्स वहां आती है। नर्स तेजी से अंदर आती है और इमरजेंसी कॉल बटन दबाती है। नर्स डॉक्टर को कॉल करते हुए बोली, डॉक्टर, पेशेंट शॉक में जा रही है। अनिरुद्ध पीछे हटता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो अपने ही हाथों को देखता है, वो हाथ जो आशी ने झटक दिए थे। वो कुछ कहना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। डॉक्टर और दूसरी नर्स आईसीयू में आते हैं। एक नर्स आशी को पकड़ती है, दूसरी इंजेक्शन तैयार करती है। डॉक्टर सख्त स्वर में बोले, प्लीज बाहर जाइए, अभी उसे किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। अनिरुद्ध बस खड़ा देखता है, जड़वत। अंकुर बाहर से उसे देख रहा होता है। वो दौड़कर आईसीयू के पास आता है और अनिरुद्ध को बाहर खींच लेता है। आशी की ऐसी हालत देखकर वो मन ही मन बोला, मैं वादा करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है उन्हें ऐसा जवाब दूंगा कि वो किसी मासूम लड़की की तरफ देखने से पहले 10 बार सोचें। मैं तुम्हें सिर्फ बचाऊंगा नहीं, तुम्हें फिर से वो नाम, वो इज्जत, वो पहचान दिलाऊंगा जिस पर न कोई कालिख थी, न कोई शक। अनिरुद्ध के आंखों में एक आग था, और ये आग आशी के गुनाहगारों को सजा दिलाकर ही बुझेगी। लिविंग रूम में सिल्क के पर्दे हिल रहे थे। सोफे पर बैठी इशिका रेड वाइन का ग्लास हाथ में लिए न्यूज़ देख रही थी। टीवी स्क्रीन पर मीडिया की लाइव कवरेज थी। रायचंद की बहू के खिलाफ बवाल, भीड़ ने घर के बाहर किया हंगामा। स्क्रीन पर आशी का चेहरा दिखता है, उस पर कालिख पोती जा रही है, उसकी बेहोश होती हालत। इशिका धीमे पर संतोष भरी मुस्कान के साथ बोली, देखा युवी, कैसी बेबस लग रही है, जैसे किसी ने उसकी रूह चीर दी हो। यही हाल करना था उसका। वो टीवी की ओर वाइन उठाकर हल्का टोस्ट करती है, जैसे जीत का जश्न हो। युवी दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ा हाथ जेब में डाले बोला, मुझे लगा था ये रायचंद लोग ऐसे नहीं झुकेंगे, बट शी क्रैक्ड टू फास्ट। अब उस आशी को पता चलेगा कि मुझे रिजेक्ट करना उसके लिए कितना भारी पड़ता है। इशिका गंभीर लेकिन ठंडी मुस्कान के साथ बोली, ये तो बस शुरुआत है। उस अनिरुद्ध रायचंद ने तुम्हारे करियर के साथ खेला है, उसकी सजा तो उसे हर रोज जीनी होगी। वो रायचंद हाउस अब उसके लिए सोने का पिंजरा नहीं, आग का दरवाजा बनेगा। वो एक पेपर स्लिप उठाती है जिसमें अखबार की हेडलाइन छपी है, रायचंद खानदान की बहू के चरित्र पर सवाल। बट आपने कहा था मैं वापस आशी के लाइफ में एंट्री करूंगा, लेकिन कैसे? युवी उसकी ओर देखते हुए बोला। तभी इशिका बोली, उसका इंतजाम भी हो चुका है, तुम फिक्र मत करो युवी, तुम्हारी मॉम ने सब प्लान कर लिया है। इशिका कुछ सोचकर शातिर मुस्कान देती है। अनिरुद्ध एक कोने में बैठा है, पीठ दीवार से टिकी हुई, और उसका चेहरा अब टूट चुका है। अंकुर धीरे से पास आता है, उसके बगल में बैठ जाता है। अनिरुद्ध गंभीर और ठंडे स्वर में बोला, अंकुर, जो भी आज उसके चेहरे पर कालिख पोत कर चला गया, उन सबका नाम, एड्रेस, बैकग्राउंड, उनकी औकात, सब चाहिए, अभी। अंकुर बोला, भाई, सीसीटीवी फुटेज से 4 औरतें ट्रेस हो चुकी हैं। उनमें से एक महिला का नाम है कमला देवी ठाकुर, एक लोकल महिला संगठन की सदस्य। बाकियों के बारे में पुलिस पता लगा रही है, एफआईआर करवा दी गई है। अनिरुद्ध बर्फ जैसे ठंडे स्वर में बोला, एफआईआर नहीं, पब्लिक अरेस्ट चाहिए, टीवी पर कैमरे के सामने, ताकि जो चेहरे छिपे थे वो जलालत से उजागर हों, और वो रिपोर्टर जिसने ये सब ब्रेकिंग न्यूज़ चलवाई। अंकुर आगे बोला, एसके मीडिया का नहीं है भाई, लाइव फ्लैश 24 नाम का यूट्यूब चैनल है, वायरल वीडियो वहीं से निकला। उस चैनल का मालिक एक लोकल पत्रकार है, सुरेश लांबा। कोई पेड पोस्टिंग चल रही है उसके चैनल पर। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, तो फिर उसकी दुकान बंद करवानी होगी, और हमेशा के लिए। आशी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। आशी अभी भी बिस्तर पर लेटी है, आंखें खुली हैं लेकिन उनमें कोई चमक नहीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी है, बाहर बारिश की बूंदों की टप टप सुनाई दे रही है। तभी सांची दरवाज़ा बंद कर धीरे से उसके पास आती है। सांची सिरहाने बैठी है, उसका माथा सहला रही थी। आशी धीरे से आंखें खोलती है, फुसफुसाहट में बोली, एंजल मम्मा।
सांची मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों में आंसू है। हाँ हमारी बच्ची, एंजल मम्मा यहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आशी अचानक रोने लगती है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। आशी टूटे स्वर में बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं एंजल मम्मा? सांची उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे अपनी सीने से लगाती है। सांची गंभीर लेकिन कोमल स्वर में बोली, हम जानते हैं बेटा, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस ये दुनिया अक्सर सही और हिम्मती औरतों से डरती है। वो थोड़ा रुकती है, फिर धीरे से आशी का माथा चूमती है। सांची आगे बोली, क्या आप जानती है, एक वक्त था जब हम भी आपकी तरह ही टूटे थे, अकेले थे। हम भी विधवा हुए थे बहुत कम उम्र में। लोग हमें अपशगुनी कहते थे, हमारे सामने थाल नहीं रखते थे, त्योहारों में हमें बाहर कर देते थे। आशी धीरे से चौंकते हुए बोली, आपने कभी बताया नहीं? क्योंकि हमने आपको वो सब कभी महसूस ही नहीं होने दिया। हम नहीं चाहते थे कि आप मेरे अतीत की छाया में पले बढ़ें। लेकिन आज बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज आप वहीं खड़ी हैं जहाँ कभी हम खड़े थे। सांची बोली। आशी कमज़ोर आवाज़ में बोली, फिर आपने कैसे संभाला खुद को? संभाला नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा टूटती रहीं। फिर एक दिन फिर आप आईं और मुझे जीने की वजह मिली। आपके डैडी यश जी, वो जब हमारी ज़िंदगी में आए तो हम डरी हुए थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हमें फिर से अपनाएगा। पर यश जी ने हमसे नहीं, हमारी आत्मा से शादी की। आपके डैडी ने हमारी टूटी हुई ज़िंदगी को फिर से संजोया और हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम कभी विधवा थे। लेकिन उससे पहले मैंने खुद को उठाया, दुनिया की बातें सुनी, सहा, लेकिन खुद को मिटने नहीं दिया। आशी की आंखों में चमक, लेकिन शब्दों में ठहराव। सांची आशी की आंखों में देखकर बोली, बेटा, हम औरतें फूल नहीं जो बस सजनी के लिए बनी हैं। हम वो धरती हैं जो हर तूफान के बाद भी बीज संभाल लेती हैं। और आप तो हमारी बेटी हैं, आप कैसे हार सकती हैं? आशी अब तक सिसक सिसक कर शांत हो गई है। उसकी आंखें सांची की आंखों से टकराती है। आशी अपनी एंजल मम्मा की गोद में अपना सर रखती है। सांची जी उसके सर पर थपकी देते हुए बोली, जानती हो बेटा, जिस तरह आपके डैडी ने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा हमारे लिए खड़े रहे, अनिरुद्ध में हमें आपके डैडी की झलक दिखती है। बेटा, ऐसा जीवन साथी किस्मत वालों को ही मिलता है बेटा। वो हर कदम पर आपके साथ है, आपके सुख में भी और दुख में भी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अनिरुद्ध आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आशी सांची की बात चुपचाप सुन रही थी। अनिरुद्ध दीवार की ओट में छुपा आशी की ओर देख रहा था। आशी की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखें भी भर आती है। वो वहां से जाने के लिए मुड़ता है कि तभी यश जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। अनिरुद्ध उनकी ओर देखता है। यश जी धीरे से बोले, बेटा, एक बात कहूं? अनिरुद्ध ने थोड़ा सिर झुकाकर कहा, जी पापा। यश जी मुस्कुराकर बोले, एक पिता की नज़र से कुछ भी नहीं छुपता। तुम जिस तरह आशी को देखते हो ना, उसी में उसका सहारा छुपा है। अनिरुद्ध की आंखें भीगने लगती हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है। मैं बस ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया अंकल, उसे इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ होती है, वो दर्द में बोला। यश जी का चेहरा गंभीर हो जाता है। और ये तकलीफ तुम्हारा प्यार है बेटा, लेकिन याद रखना, प्यार सिर्फ आंसू बहाने का नाम नहीं होता, कभी कभी किसी को दोबारा जीना सिखाने का नाम भी होता है। अनिरुद्ध उनकी आंखों में देखता है। कहीं ना कहीं उसे एक पिता की मंजूरी मिलती महसूस होती है। आप कह रहे हैं कि मैं उसका सहारा बनूं अनिरुद्ध? धीमे स्वर में पूछता है। यश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, सहारा नहीं, उसकी ताकत बनो। वो लड़की जो पूरी दुनिया से लड़ सकती है, आज वो खुद से लड़ रही है, और ऐसे वक्त में उसे सहारे नहीं, एक साथी की ज़रूरत है जो बिना शर्त उसके साथ खड़ा हो। अनिरुद्ध की आंखें दृढ़ हो जाती है। वो यश जी की बातों को मन में बैठा लेता है। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।